हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी माध्यम पर। तो आप सभी को पता है हम यूपीएससी 2027 का टारगेट लेकर चल रहे हैं और इस यूपीएससी 2027 के लिए हमने शुरू की है तैयारी। कहाँ से? आपके जीएस पेपर 1 से, यानी मैथ से हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 में हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या पढ़ना होता है और कहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, वो भी कल की क्लास से प्रारंभ किया जा चुका है। यानी कि हम लोग शुरू कर रहे हैं कहाँ से? ज्योग्राफी से। और आपके ज्योग्राफी से हम लोग शुरू कहाँ से कर रहे हैं? तो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से हम लोग क्या कर रहे हैं? शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कह दो, चाहे आपका फिजिकल ज्योग्राफी भी हम लोग कह सकते हैं, यानी कि भौतिक भूगोल से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने कुछ एक थियरी हमने पढ़ी थी कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने ऐसे वर्बली भी थोड़ा सा डायग्राम वाइज भी आपको बताया था। ठीक है, लेकिन हम लोग डीप में आज पढ़ने वाले हैं कि जो ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति कैसे। जैसे आपने देखा होगा कि आप रात को छत पे कभी विचरण करते होंगे या फिर बाहर घूमते होंगे तो आप देखते होंगे आसमान में बहुत सारे तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको बहुत सारे दृश्य जो है आसमान में दिखते हैं, तो आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती होगी, दिमाग में कुछ लगता होगा कि मुझे इसके रिलेटेड कुछ रिसर्च करना चाहिए कि कैसे तो तारे बनते हैं, कैसे ये ग्रहों का निर्माण हुआ है और बहुत सारी यूनिवर्स में जो रहस्यमयी जो एक कहानियां जो प्रचलित है, क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर आज की क्लास में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया था। अब आज हम पढ़ेंगे कि हमारा जो ब्रह्मांड है ना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि जो यूनिवर्स है आपका, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ थियरीज है, वो हम आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं, यानी ब्रह्मांड का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मांड के अंदर कितने सौरमंडल है, कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितनी ऐसी पृथ्वी है। ठीक है, यानी पृथ्वी मतलब पृथ्वी में नाम तो एक ही है हमारे अर्थ का, लेकिन ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं और भी बहुत सारे सौरमंडल है, उनमें भी बहुत सारे ग्रह। कैसे, अभी मैं क्या बोले जा रही हूँ आप सभी के समझ नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पर हम अच्छे तरीके से मैं डिफाइन करके बताती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि हमारा एक कि जैसे ये क्या है आपका सूर्य। ठीक है, ये सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, अब ये तारा कैसे हुआ भाई? जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है ना, रोशनी होती है, उसको तारा कहा जाता है। सूर्य से मैंने बताया फिलामेंट अलग हुआ था, कल की क्लास में बताया था, तो उससे बहुत सारे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो वैसे ही यहाँ पर एक ग्रह हम लोग मान लेते हैं, क्या आपका? बुध ग्रह। उसके बाद में एक और मान लेते हैं आपका शुक्र ग्रह। फिर मान लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बता देते हैं, वैसे तो ये शुक्र और आपके पृथ्वी का जो है आकार सेम है, तभी इसको भगिनी ग्रह कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी ग्रह का। ठीक है, ये पृथ्वी हो गया। फिर मंगल मान लेते हैं, मंगल। फिर आपका इधर आ जाएगा, आपका बृहस्पति आ जाएगा। फिर आपका शनि आ जाएगा। ठीक है, ये वलय बने हुए हैं इसके अंदर। और उसके बाद में आपका अरुण है और फिर आपका वरुण आ जाएगा, बिकॉज यम तो 2006 में निष्कासित कर दिया गया था, फिर 24 अगस्त 2006 में। ठीक है, एग्जैक्ट डेट ये है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो ग्रह है ना, तो ये पूरा सूर्य और सूर्य के सारे ग्रह और इन ग्रहों के उपग्रह। ठीक है, जैसे मंगल के 2 उपग्रह, फोबोस और डिमोस, और पृथ्वी का एक, मतलब मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह ही हैं। बाकी अगर मंगल पर रहकर हम लोग कृत्रिम उपग्रह लॉन्च करेंगे तो बहुत सारे ग्रह बन जाएंगे। जैसे पृथ्वी के बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो कृत्रिम है, यानी ह्यूमन मेड है। ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वी का जो प्राकृतिक ग्रह एक है, इसके अलावा बहुत सारे, जैसे शनि के भी प्राकृतिक ग्रह है, 80 से ज्यादा है, और बृहस्पति के बहुत सारे हैं, जैसे शनि का टाइटन ग्रह सबसे बड़ा है, उपग्रह सबसे बड़ा है, बृहस्पति का भी एक गनीमेड है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इन ग्रहों के भी उपग्रह जो इनके साथ साथ इनके वो चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सूर्य, उसके ग्रह और इन ग्रहों के उपग्रह और साथ में छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? एक परिवार बनाते हैं। ठीक है, एक परिवार बनाते हैं और इस परिवार को क्या कहा जाता है? इस परिवार को कहा जाता है क्या?
सौरमंडल। क्या कहा जाता है? सौरमंडल। अब ये सौरमंडल कहाँ पे अवस्थित होता है? तो सौरमंडल अवस्थित होता है आपका आकाशगंगा में। कहाँ पर अवस्थित होता है? तो आपका आकाशगंगा में अवस्थित होता है। अब ऐसे सौरमंडल बहुत सारे हैं एक ही आकाशगंगा में। तो यहाँ पर भी मान लो कोई सूर्य है, उस सूर्य का कुछ अलग नाम है, मान लो ये भी तारा है, उसके भी अपने एक परिवार है जो इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर एक और सौरमंडल हो गया, या जैसे मान लो इस तारे का कुछ और नाम है तो उस तरीके का इस परिवार का कुछ और नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही आकाशगंगा में बहुत सारे सौरमंडल पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब ये ऐसी आकाशगंगाएं भी एक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर सौरमंडलों का समूह तो आकाशगंगा में पाया जाता है। आकाशगंगाओं का जो समूह है यानी एक से अधिक है, बहुत सारी है, अरबों आकाशगंगाएं। तो अरबों आकाशगंगाएं किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके किस में? ब्रह्मांड में। ठीक है, अब क्या ब्रह्मांड एक ही? क्या ब्रह्मांड भी बहुत सारे, लेकिन चलो हम ज्योग्राफी में सिर्फ ब्रह्मांड तक ही सीमित रहेंगे और इसी ब्रह्मांड की हम क्या करेंगे? उत्पत्ति से संबंधित आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे। अदरवाइज ब्रह्मांड भी बहुत सारे हैं। ठीक है, और ब्रह्मांड बहुत सारे हैं और उसको बोला जाता है मल्टीवर्स, यानी एक समय में, यानी आपने देखा होगा डिजावू एक आपके डिजावू एक्सपीरियंस अगर आपने फील किया होगा अपनी लाइफ में, तो ऐसा आपने फील किया होगा कि कभी कभार हमारे साथ में ऐसी घटनाएं घटित होती है कि हमें लगता है कि एक पर्टिकुलर कोई घटना हमारे साथ में घटित हुई और हमें ये चीज एहसास होती है कि ये चीज तो हमारे साथ पहले हो चुका है। तो वही दैट इज कॉल्ड डिजावू एक्सपीरियंस। तो वही हमारे साथ क्यों होता है? क्योंकि ऐसा ही ब्रह्मांड एक और है, बहुत सारे अलग अलग ब्रह्मांड है, वहां पर भी हम जैसे लोग हैं, हमारी जैसी लाइफ सर्कल उनका चल रहा है और उनके साथ जैसा चीजें हो चुकी है ना, वही चीज हमारे साथ में हो रही है। ठीक है, और इस पर अभी रिसर्च चल रहा है। ठीक है, चाहो तो आप रिसर्च कर सकते हो और अपना नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें, ठीक है, अब ज्यादा ब्रह्मांड की तरफ नहीं जाना कि एक से अधिक और ब्रह्मांड है, हमें यहीं तक सीमित रहना है कि सौरमंडल का समूह आकाशगंगा में अवस्थित है। बहुत सारी आकाशगंगा आपके किस में है? ब्रह्मांड में। और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? जिनकी वजह से आकाशगंगाएं बनी और उसी की वजह से फिर आगे चल के सौरमंडल बने और उसी के अंदर हमारा सूर्य बना, सूर्य ये तारा बना और तारे से बहुत सारे ग्रह निकले, ग्रहों से उपग्रह निकले, ग्रहों के आसपास में बहुत सारे क्षुद्र ग्रहों की उत्पत्ति हुई, बहुत सारे उल्का पिंडों की उत्पत्ति हुई, बहुत सारे खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो ये सब चीजें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है ना, इससे संबंधित बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित है। ठीक है, एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो ये जो है ना हमारे मतलब जैसे ब्रह्मांड से संबंधित बहुत सारे जो सिद्धांत है, उनमें सबसे पहला जो सिद्धांत है ना वो आता है क्या? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, लेकिन बिग बैंग थ्योरी जब दिया, किसने दिया? जॉर्ज लेमेट्रियर ने दिया था। जॉर्ज लेमेट्रियर नाम भी कहीं कहीं पर मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही व्यक्ति है। तो जॉर्ज लेमेट्रियर या जॉर्ज लेमेट्रियर ने क्या दिया था? बिग बैंग थ्योरी, जिसको कृष्ण वृत्त थ्योरी या फिर महाविस्फोटक सिद्धांत या फिर विस्तारित परिकल्पना सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो बिग बैंग थ्योरी है ना, लेकिन इससे पहले क्या है? क्या बिग बैंग थ्योरी सबसे पहले आया? नहीं, उससे पहले बहुत सारी अनेक लोगों ने क्या करी? अपने मस्तिष्क में कल्पनाएं करी। भाई कल्पना मस्तिष्क में होती है, हम भी बहुत सारी कल्पना कर सकते हैं। जो चीजें हमें पर्टिकुलर, जिस सत्य का हमें पता नहीं चलता, उससे संबंधित हम कल्पनाएं ही तो करते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित हो गई है, उससे संबंधित हमें कुछ पता नहीं है, तो हम कल्पना करेंगे शुरू में। तो वैसे ही क्या होता है, इस पृथ्वी पर भी बहुत सारे जीवों का जब जन्म हुआ ना, मानव की उत्पत्ति हुई, तो मानवों ने सोचा कि जब उनकी बुद्धि का विकास हुआ तो उन्होंने सोचा कि हमारे आसपास जो सराउंडेड जो चीजें हैं ना, उनका विकास कैसे हुआ होगा। तो इसी काल में क्या हुआ कि जब लोगों ने ये सोचना प्रारंभ किया ना, जब पुनर्जागरण युग का प्रारंभ हुआ, तो लोगों ने सोचना प्रारंभ किया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, यानी यूनिवर्स कैसे बना होगा। तो यूनिवर्स के इसी इसी दौड़ में जो है एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? टोलेमी। ठीक है, इसका नाम क्या था? टोलेमी। और टोलेमी ने क्या सोचा? टोलेमी ने ये सोचा कि पृथ्वी तो क्या है? सेंटर में। वैसे इसने बिल्कुल ही गलत सोचा था। तो यहाँ पर इसने क्या सोचा कि पृथ्वी क्या है? केंद्र में, और पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य और अन्य ग्रह। ठीक है,
और इसी प्रकार टोलेमी ने सबसे पहली विचारधारा दी और एकदम गलत विचारधारा दी। इसकी जो विचारधारा थी ना वो गलत हुई। भाई है क्या पृथ्वी सेंटर में है क्या? नहीं, सूर्य सेंटर में है, पृथ्वी और अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इसने विचारधारा तो दी है ना, सबसे पहला योगदान तो दिया है, तो इसको भूल कैसे सकते हैं? तो इसकी जो परिकल्पना या फिर जो विचारधारा है ना ये इतिहास में दर्ज हो चुकी है और इसी वजह से हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसने जिस विचारधारा का जो प्रतिपादन किया ना उसको कहा जाता है क्या? जियोसेंट्रिक विचारधारा। यानी जियो मतलब पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? सेंटर में है, तो जियोसेंट्रिक जो विचारधारा है इसका प्रतिपादन किसने किया? टोलेमी ने। अब ऐसा ही व्यक्ति हमारे इंडिया में भी था, जैसे ब्रह्मगुप्त है, वराहमिहिर है, उन्होंने भी बताया। और इसके बाद में जो व्यक्ति आया कोपरनिकस, उन्होंने क्या बताया कि जो है ना पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी सेंटर में नहीं है सौरमंडल के, कौन है सेंटर में? तो कोपरनिकस ने बताया और बेचारे को इस बात की सजा भी दी गई, फांसी पे लटका दिया गया। भाई इतना क्रांतिकारी विचार अगर समाज में कोई रखेगा तो उसमें फांसी तो होगी। ठीक है भाई, पहले भी ये चीजें थी, क्रांतिकारी कोई व्यक्ति होता है तो उसको समाज जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कोपरनिकस ने विचार दिया हेलियोसेंट्रिक की। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक विचारधारा यहाँ पर कोपरनिकस के द्वारा दी गई। ठीक है, कोपरनिकस ने कौन सी विचारधारा का प्रतिपादन किया? हेलियोसेंट्रिक। अब इसके अनुसार इन्होंने बताया क्या? सूर्य क्या है? केंद्र में है और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं? तो ग्रह प्लस मतलब सभी ग्रह और पृथ्वी। भाई पृथ्वी को तो स्पेशल रखा गया बिकॉज ये सब भी कहाँ रहते थे? पृथ्वी पे तो रहते थे हमारे जैसे। ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो विचारधारा है ना वो एकदम सटीक मानी गई। और वैसे ही कोपरनिकस की तरह ही हमारे इंडिया में भी आर्यभट्ट ने भी प्रतिपादन किया था कि सूर्य क्या है? केंद्र में और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। किसके? सूर्य के। ठीक है, बहुत सालों पहले हमारे इंडिया में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वान हुए, पर हमें विडंबना है कि इनके बारे में पहले पढ़ना पड़ता है। अब पढ़ना पड़ता है तो चलो पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हो सकता है कि हम जाके कुछ चेंजेस कर सके कि हमारे विद्वानों को प्रायोरिटी में रखा जाए अपने सिलेबस में, चाहे यूपीएससी बोर्ड हो चाहे आपका कोई अदर बोर्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हेलियोसेंट्रिक विचारधारा किसने दी? कोपरनिकस ने। और आपका जो टोलेमी ने आपकी जियोसेंट्रिक विचारधारा का प्रतिपादन किया था। ठीक है, देखो कोपरनिकस है ना, इस व्यक्ति ने एक और महत्वपूर्ण काम किया था। 1492 में इसने किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, अमेरिका की खोज का जो श्रेय है ना वो भी आपके किसको जाता है? कोपरनिकस को जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अमेरिका की खोज है ना, जो आपका इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका और ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, तो ये उत्तरी अमेरिका की इसने क्या करी थी? नॉर्थ अमेरिका की खोज की थी। किसने? कोपरनिकस ने। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मतलब ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये अलास्का और ये कनाडा, ये आपका मैक्सिको, तो यहाँ पर ये पहुंचा था। ठीक है, इसके इस तट पे रॉकी जो पर्वतमाला है ना यहाँ पर पहुंचा था। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी है, इतना आप सब समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? बिग बैंग थ्योरी। इसके बाद में एक महाविस्फोटक थियरी आती है जिसका नाम भी क्या रहता है? महाविस्फोटक सिद्धांत या फिर बिग बैंग थियरी। ठीक है, अब बिग बैंग थियरी जो है वो किसने दी? जॉर्ज लेमेंटियर ने दी थी। और जॉर्ज लेमेंटियर ने बताया कि क्या हुआ था, एक समय था। ठीक है, और उस समय में यानी जब समय की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, क्योंकि समय की भी तो उत्पत्ति बहुत टाइम बाद में हुई ना। जैसे एक तो मानव की उत्पत्ति का प्रश्न है, मानव की उत्पत्ति हुई तो मानव ने एक कैलेंडर बनाया, लेकिन जब मानव की उत्पत्ति नहीं हुई है तब जब उससे पहले जब जानवरों की उत्पत्ति हो गई, सरीसृपों की उत्पत्ति हुई, तो इट मीन समय की उत्पत्ति मानव से पहले हुई, तभी तो समय चला आया। समय जब समय एक सीक्वेंस में चल रहा है, उसके बाद में पहले जब जानवरों की उत्पत्ति, उससे पहले भी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से समय की उत्पत्ति मानी जाती है, और उससे भी पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी चीजें ना ये गोल गोल घूम रही होगी और घूमेगी, लेकिन कोई नहीं, अभी सब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार क्या होता है, पहले तो हेडिंग लगा देते हैं, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इसको कहा जाता है आपके कृष्ण वृत्त थ्योरी भी कहा जाता है, और इसको महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा जाता है। महाविस्फोटक सिद्धांत
भी कहा जाता है। इसके अलावा एक नाम इसका और है विस्तारित विस्फोटक परिकल्पना। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, ये बिग बैंग सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। ठीक है, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा ये, या जॉर्ज लेमेंटियर भी नाम कहीं कहीं पर मिलता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बताया कि देखो आपको एक सपोज करना है, क्या है, एक बलून है, ठीक है, एक गुब्बारा है। अब ये बलून है, इसमें मैं छोटे छोटे डॉट्स, ये वाले डॉट्स क्यों बना रही हूँ मैं, अब यहाँ पर देखो ये छोटे छोटे डॉट्स बना देती हूँ मैं। ठीक है, अब ये जो बैलून है ना, ये अभी क्या है, सिर्फ नॉर्मल है। ठीक है, अब इसको जब फुलाया जाएगा ना, तो यहाँ पर ये बैलून की जो है ना आकृति ऐसे बढ़ गई है, और ये डॉट्स क्या है, अभी मेरे पास बैलून नहीं है तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बता सकती थी। तो यहाँ पर क्या सपोज करना है, किसी एक बैलून को फुलाया जाता है, तो उसके जो डॉट्स यहाँ पे मैंने बनाए ना, ये डॉट्स क्या होंगे, दूर दूर चले जाएंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर चले जाएंगे। बैलून को जब और ज्यादा फुलाया जाएगा ना, ऐसे समझ लीजिए कुछ इस प्रकार से, तो ये बैलून के जो डॉट्स है ना एकदम दूर दूर चले गए, यानी कि ये डॉट्स है ना, ये क्या है, फैल चुके हैं। तो वैसे ही बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जॉर्ज लेमेंटियर ने बताया कि किसी समय कौन सा समय, तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व पहले की बात है। 13.7 अरब वर्ष पूर्व पहले क्या होता है, यानी पूर्व और पहले तो एक ही चीज है। तो 13.7 अरब वर्ष पहले क्या चीज होती है कि बहुत सारे जो अभी वर्तमान में जो ग्रह हैं, उपग्रह और जो तारे हैं ना, यानी सूर्य जैसे बहुत सारे तारे हैं, खगोलीय पिंड है, ये एक दूसरे से चिपके हुए थे, और एक पूरा एक ठोस एक आयतन, इस मतलब कम आयतन में एक बहुत दूर तक फैला हुआ था, एक एक ठोस पदार्थ के रूप में था क्या, ये पूरा ब्रह्मांड। ठीक है, और लेकिन एक समय में क्या होता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ता है और डेंसिटी बढ़ जाती है, और टेम्परेचर और डेंसिटी बढ़ने के कारण क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, उसमें दरारें पड़ती है और अचानक से उसमें विस्फोट होता है। तो वैसे ही मान लीजिए कि गुब्बारा ये है, लेकिन गुब्बारे के ये बहुत सारे क्या है, ये ग्रह है, छोटे छोटे ग्रह और तारे हैं, लेकिन इसको जब फुलाया जाएगा तो ये दूर एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब जब दूर गए हैं तो क्या हुआ, इसका क्या हो गया, विस्तार हो गया। तो वैसे ही अचानक उस एक ठोस पदार्थ में जो जिसके कण एक दूसरे से चिपके हुए थे, कण मींस ग्रह, ये जो सूर्य तारे हैं ना, ये एक दूसरे से चिपके हुए थे, जब अचानक इसमें विस्फोट होता है तो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। जब दूर चले जाते हैं तो ब्रह्मांड में, मतलब इस पूरे एक इस यूनिवर्स में क्या होता है, एक प्रकाश फैल जाता है। प्रकाश किस वजह से फैलता है, क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन जो गैस है ना, उसके बादल, वो एक बादल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है गैस, और बादल के रूप में कन्वर्ट हो जाने के बाद में सिकुड़ जाती है। तो उस वजह से क्या है, प्रकाश फैल जाता है पूरे यूनिवर्स में, और इस प्रकार से क्या होता है कि इन ग्रहों का, सौरमंडल का, आकाशगंगाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी बिग बैंग थ्योरी ये चीज कहती है। अब यहाँ पर देखो जब इनका निर्माण होता है ना, बहुत सारी जब आकाशगंगाएं बनती है, क्या क्या चीजें बनती है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, इस ब्रह्मांड का जब निर्माण हो, यानी ब्रह्मांड का एक तरीके से ब्रह्मांड में क्या होता है, विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट हो जाने से क्या होता है, इनमें जो है आकाशगंगाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आकाशगंगाएं बनती है, और आकाशगंगाओं से फिर बाद में क्या चीजें बनती है, बहुत सारे सौरमंडल बनते हैं, यानी सूर्य और उसके ग्रह मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। पर सूर्य के जैसे बहुत सारे ऐसे तारे हैं जिनके अपने अपने परिवार है, फैमिलीज है, तो उनको भी क्या है, हम लोग अपनी भाषा में सौरमंडल ही कहेंगे। अगर वहां पर भी जीवन व्याप्त है तो उनके वैज्ञानिक उनको और कुछ नाम से बोलते होंगे। ठीक है, वो अभी तक हमारी वहां तक पहुंच नहीं है, लेकिन एक समय पर हो सकती है, आगामी समय में। ठीक है, अब सौरमंडल के बाद में बहुत सारे ग्रहों का निर्माण हुआ, ग्रहों से फिर किनका निर्माण हुआ, उपग्रहों का निर्माण हुआ। उपग्रहों की ही भांति बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, तो क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, क्षुद्र ग्रहों के अलावा बहुत सारे उल्कापिंड है, उल्कापिंडों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो उल्कापिंडों के अलावा जो है खगोल पिंडों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर उल्कापिंड है, खगोलीय पिंड है, तो इनका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से क्या है, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये विस्तार हो जाता है। ठीक है, अब क्या, ये जो मैंने बलून का एग्जांपल दिया, तो क्या बलून को अब मतलब बलून की तरह क्या और भी ज्यादा ये ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है क्या, तो हाँ हो रहा है। ब्रह्मांड का अभी
अभी भी विस्तार हो रहा है, ठीक है, अभी भी ब्रह्मांड क्या है, गतिशील है। इसी वजह से तो कहा जाता है ना कि हर मनुष्य को भी गतिशील रहना चाहिए और हर एक विपरीत परिस्थिति में तो ज्यादा गतिशील हो जाना चाहिए, ताकि वो जो टाइमलाइन है ना आपकी बहुत जल्दी ग्रो कर जाए और आपका जो दुख का समय बहुत जल्दी निकल जाए, ठीक है। तो ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु बिना गति के नहीं रह सकती। अगर बिना गति के रहेगी यानी वो रुक जाएगी ना थोड़ी बहुत भी, तो क्या है, मतलब परिस्थितियां एकदम विपरीत हो जाने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ब्रह्मांड में हर एक वस्तु क्या है, गतिशील है, यानी कि ब्रह्मांड खुद भी गतिशील है, पृथ्वी भी गतिशील है। अब पृथ्वी के अंदर जो वस्तुएं हैं यानी बहुत सारे एलिमेंट्स है ना, चाहे वो आपका सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, हर चीज क्या है, गतिशील है। तो यहाँ पर जो बिग बैंग थ्योरी जो किन महाशय ने दी थी, तो आपके जॉर्ज लेमेंटियर ने दी थी। तो जॉर्ज लेमेंटियर के पक्ष में ही बहुत सारे तर्क आते हैं, ठीक है। भाई तर्क नहीं आएंगे तो इनकी जो थ्योरी उनको मानेगा कौन, इनको बुक्स में जगह देगा कौन। तो इसी वजह से क्या है, बहुत सारी थियरीज इनके पक्ष में आती है। तो ऐसी ही एक थियरी है वैगनर, अल्फ्रेड जो वैगनर जो जर्मनी के थे, तो उन्होंने भी इनके पक्ष में एक सिद्धांत दिया, यानी एक तरह से इस सिद्धांत की व्याख्या उन्होंने प्रस्तुत की, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने एक महाद्वीपीय विस्थापन एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत दिया है ना, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने बताया कि महाद्वीप क्या है, गतिशील है, निरंतर गति कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि महाद्वीपों में क्या हो रहा है, गति हो रही है, हलचल हो रही है। तो इसके माध्यम से जो है बिग बैंग थ्योरी की भी पुष्टि होती है कि एक समय में ब्रह्मांड में भी इस तरीके की जो गति प्रारंभ हुई और ये फैलता चला गया। और एक चीज और है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, उससे पहले इनके पक्ष में एक व्यक्ति क्या एक डॉपलर प्रभाव है, उससे भी इनके सिद्धांत की पुष्टि होती है, ठीक है। तो डॉपलर प्रभाव के माध्यम से कैसे होती है, तो डॉपलर प्रभाव क्या है, सबसे पहला तो वो चीज हमारे समझने के लिए जरूरी है, तो एक बार ये इरेज करना पड़ेगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो मैं सिर्फ समझाने का काम कर रही हूँ और नोट्स आपको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दूंगी टेलीग्राम चैनल पर 1-2 दिन में। तो यहाँ पर पूरा हम लोग ना बुक नहीं छापने वाले, ठीक है। तो ऐसे कुछ आप एक्सपेक्टेशन मत करना, और साथ में ही क्या ये टाइम वेस्ट भी है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी। टीचर का काम होता है समझाने का। हाँ आपको नोट्स चाहिए तो मैं प्रॉपर नोट्स बनाकर क्लास नोट्स आपको दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप चाहें कि मैं एक लाइन लिखूंगी, वो चीज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, फिर डॉपलर प्रभाव पर चर्चा करेंगे। अब देखो डॉपलर प्रभाव क्या है। आपने कभी देखा होगा कोई कार है, ठीक है, पर्टिकुलर कोई गाड़ी है, तो वो कोई रोड से चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से गाड़ी हम लोग बना देंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये जो कार है, ये कार एक रोड पर चलती है, ठीक है। यहाँ को कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, ये भी चल रहा है। अब यहाँ गाड़ी जैसे जैसे इसके पास आएगी ना, वैसे वैसे क्या होगा, आपके जो शोर है ना, जो ध्वनि है, वो ध्वनि क्या है, बढ़ जाएगी और उसकी आवृत्ति क्या है, बढ़ जाएगी। जैसे ये गाड़ी चल रही है, अब गाड़ी का हॉर्न बजा या फिर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई, गाड़ी के चलने की आवाज आई, लेकिन क्या होगा, इस मनुष्य तक पर्टिकुलर इसकी जो ध्वनि है ना, ये क्या है, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर ये रात का समय है तो यहाँ इसके अंदर ये लाइट्स है, तो लाइट्स क्या होगी, इसके प्रकाश की जो रोशनी है ना, ये प्रकाश है, वो भी जब गाड़ी इसके पास में आएगी तो प्रकाश की आवृत्ति भी बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली बात है। तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ी और प्रकाश की आवृत्ति बढ़ी, यानी कि मात्रा बढ़ गई एक तरीके से ध्वनि और प्रकाश की, ठीक है। यानी कि अब जैसे अगर मान लो कि ये व्यक्ति है, ये दूर चला जाएगा, ठीक है, और गाड़ी यहीं पर खड़ी है और प्रकाशमान है, यानी इसकी हेडलाइट्स ऑन है, ठीक है, और ध्वनि यानी निरंतर ये हॉर्न बजा रही है, लेकिन ये व्यक्ति गति करके इधर चला जाता है, ठीक है, दूर चला जाता है, तो इसकी जो ध्वनि है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आवृत्ति कम हो जाएगी, और प्रकाश की आवृत्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही क्या है आपका डॉपलर प्रभाव। यानी डॉपलर प्रभाव में ये बताया जाता है कि डॉपलर प्रभाव में ये बताया जाता है कि अगर कोई वस्तु दूर से हमारी तरफ आ रही हो तो वो ध्वनि करती, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाएगी,
और उसकी प्रकाश की आवृत्ति भी क्या है, बढ़ती जाएगी। अब ये आप बोलोगे कि गाड़ी का उसे क्या नाम है, ब्रह्मांड से क्या लिंक है, या क्या आपको समझ नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं। तो देखो यहाँ पर आपने प्रकाश देखा और एक क्या चीज नोट करी, ध्वनि, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या बताया कि एक पर्टिकुलर जब एक ये पूरा एक क्या है, बहुत बड़ा एक टुकड़ा है जिसका आयतन क्या है, आयतन क्या है, बहुत ज्यादा, यानी बहुत दूर पर फैला हुआ था, लेकिन घनत्व क्या था, घनत्व क्या था, कम था, यानी वजन क्या था, कम था, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है मतलब इसका जो तापमान इसमें बढ़ता है, तापमान बढ़ जाता है, तो इसमें इसकी जो ये छोटे छोटे कण है ना, मतलब जो विस्फोट हुआ, तो छोटे छोटे कणों में ये डिवाइड हो गया और बहुत दूर तक फैल गया। जब ये बहुत दूर तक फैला ना, तो इसी से क्या हो गया था, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर ये जो डॉपलर प्रभाव क्या कहता है कि जब इसके अंदर ये दूर दूर फैलेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो प्रकाश और ध्वनि है ना, जब ये दूर दूर गए, ये जो कण है इनमें से कुछ तारे बने, यानी हीलियम और हाइड्रोजन गैसों का जब संकुचन हुआ ना, तो उनसे रोशनी उत्पन्न हुई और रोशनी से ये क्या बन गए, तारों के रूप में प्रकाशमान हो गए, ठीक है। तो जब इनमें तारों का निर्माण हुआ और कुछ ग्रहों का ही कुछ ग्रह ही रह गए, यानी हीलियम और हाइड्रोजन गैस संकुचित नहीं हो पाई और सिर्फ ये सॉलिड रह गए, यानी पत्थर की चट्टानों टाइप में रह गए, तो वो सिर्फ ग्रह रह गए। जैसे अभी पृथ्वी है, पृथ्वी चमकती है या नहीं, पृथ्वी किस वजह से चमकती है, यानी पृथ्वी पर रोशनी किस वजह से होती है, क्योंकि आपके सिलिका और नाइट्रेट की प्रधानता किसमें है, आपके चमकीली मिट्टी कहाँ पर है, मून पर है, चंद्रमा पर है। और सूर्य चमकता है, सूर्य के अंदर जो है हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की क्या है, प्रधानता है। तो हीलियम और हाइड्रोजन गैसें किसमें है, सूर्य में, बिकॉज सूर्य इस वजह से तारा बन चुका है, यानी हीलियम और हाइड्रोजन गैसों के संकुचन की वजह से सूर्य जो है तारे में कन्वर्ट हो चुका है। और जब सूर्य की जब रोशनी रात को किस पर पड़ती है, आपके चंद्रमा पर पड़ती है, तो चंद्रमा की जो मिट्टी है ना, वो क्या है, चमकीली है। चंद्रमा कोई तारा नहीं है, वो सिर्फ उपग्रह है, और वो किसका पार्ट था, एक समय पर पृथ्वी का था, तो वो तारा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मिट्टी इसकी कैसी है, आपकी चमकीली है, और मिट्टी चमकीली होने की वजह से ये क्या करता है, पृथ्वी पर अपनी रोशनी डालता है, और इस वजह से क्या है कि पृथ्वी पर रात में भी मतलब रोशनी रहती है, ठीक है, मतलब शुक्ल पक्ष में, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है, ये जो तारा है ना, मतलब आपका सूर्य समझ लीजिए, बहुत सारे तारे समझ लीजिए, तो यहाँ पर तारों में क्या हो गया, ये इसी प्रकार की भांति कुछ प्रोसेस होती है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस का संकुचन होता है, तारों में कन्वर्ट हो जाता है, और तारों से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। और ये प्रकाश क्या करता है, ये जब दूर दूर गए ना कण, यानी विस्फोट हुआ, तो जब दूर दूर कण चले गए, तो यही डॉपलर प्रभाव की उत्पत्ति हुई कि जो वस्तुएं यानी तारे जब दूर दूर गए, तो इनकी आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति क्या हो गई, कम हो गई। अभी वर्तमान में भी अपन देख सकते हैं कैसे, आप पर्टिकुलर किसी छत पर खड़े हो, ये कोई घर है, यहाँ पर आप हो, ठीक है, आप यहाँ क्या देख रहे हो, तारा देख रहे हो, ठीक है, इधर देखोगे एक तारा है, ठीक है, एक स्टार है पर्टिकुलर। अब ये जो स्टार है ना, यहाँ पर टूटते हुए तारे को आप देखते हो, अब इस टूटते हुए तारे को देखोगे, मतलब ये तारा क्या है, आपसे दूर जा रहा है। अब जब ये दूर जा रहा है ना, ये पर्टिकुलर तारा यही है, ये गति करके कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। आपने देखा क्या, ये तारा किस रंग का था, पहले सफेद रंग का था। आप जब देखोगे तारा जब दूर जाएगा ना, जब टूटने की अवस्था में, यानी आपकी आंखों से दूर चला गया, कोई टूटता नहीं है, लेकिन ये क्या है, आपकी आंखों से दूर चला जाता है, तो ये जब दूर जाता है ना गति करके, तो ये लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है क्या, रेड शिफ्ट, इसी को क्या कहा जाता है, रेड शिफ्ट कहा जाता है। तो ये तारा जब दूर चला गया, लाल रंग में जब कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पर डॉपलर प्रभाव की उत्पत्ति होती है, यानी कोई वस्तु है, चमकीली है, चमक रहा है, लेकिन ये जब दूर चला जाता है तो लाल रंग में दिखाई देता है। अगर ये पास आता तो यहाँ पर ये ब्लू कलर में दिखाई देता, तो इसको ब्लू शिफ्ट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेम सिचुएशन जो वर्तमान में हो सकती है, तो उस वक्त हुई, तभी तो सूर्य बना ना। तो ये डॉपलर प्रभाव भी किसकी पुष्टि करता है, तो आपके बिग बैंग थ्योरी की क्या करता है, पुष्टि कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रूव्स जो आपके बिग बैंग थ्योरी के समर्थन में आते हैं, वो आप चीज समझ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक और जो है ना, जैसे मैंने डॉपलर प्रभाव तो समझा दिया, एक और मैं आपको समझाती हूँ क्या, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है।
अब बिग बैंग थ्योरी नहीं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। अब वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हम लोग समझने वाले हैं, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना है। अब देखो आपका जो वेगनर है ये जर्मनी का था, मुख्य रूप से कहाँ से था ये, अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी से था, और इसने जो है एक सिद्धांत दिया जिसका नाम क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो वेगनर ने किया, ठीक है। अब वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में कैसे प्रमाण प्रस्तुत करता है वो चीज हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो क्या होता है, ये वेगनर महोदय ये बताते हैं, ये ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है, तो ये क्या था, जर्मन था, ठीक है। तो ये जो वेगनर है ना, ये बताता है कि एक समय था और उस समय का नाम क्या था, कार्बोनिफेरस युग, ठीक है। क्या नाम था उसका, कार्बोनिफेरस युग। अब आप बोलोगे मैम ये कौन सा युग आ गया, ठीक है। तो देखो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडिया में जो समय है ना, वो पाषाण काल है, उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल है, फिर ऐतिहासिक काल है, फिर लोह युग आ जाता है, फिर मौर्य युग आ जाता है, फिर गुप्त युग आ जाता है, ठीक है। फिर मुगल काल आ जाता है, फिर सल्तनत काल आ जाता है, फिर मुगल काल आ जाता है, फिर आधुनिक काल आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपकी ज्योग्राफी के अंदर यानी भूगोल में भी क्या है, एक समय मापनी एक समय मापनी बनाई गई है, यानी एक समय को मापा गया है, ठीक है। और समय को जो मापा गया है ना, तो 5 आपके महाकल्पों में विभाजित किया गया, जिसको हम डीप में आगे की क्लासेस में चर्चा करने वाले हैं। अदरवाइज आप फर्स्ट ईयर की आप बुक में तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपके जो भूगर्भिक जो समय मापनी जो बनाई गई है ना, तो यहाँ पर ये जो भूगर्भिक समय मापनी बनाई गई है, इसके अकॉर्डिंग भूगोल को यानी भूगोल मतलब जो समय है ना, उसको 5 महाकल्पों में विभाजित किया गया। इन 5 महाकल्पों को 18 कल्पों में विभाजित किया गया, ठीक है। जैसे आपके कैम्ब्रियन है, प्री कैम्ब्रियन है, पैलेओजोइक है, प्री पैलेओजोइक है, डिनारिक है, जो ट्रियासिक है, जुरासिक है, कार्बोनिफेरस है, डिनारिक है, होलोसीन है, प्लीस्टोसीन है, बहुत सारे ऐसे कल्पों के अंतर्गत क्या किया गया, विभाजित किया गया। तो उन्हीं में से क्या है, वेगनर महोदय बताते हैं कि एक कार्बोनिफेरस युग आया, ठीक है। अब कार्बोनिफेरस युग के अंदर क्या होता है, पृथ्वी क्या हो जाती है आपकी, जलमग्न हो जाती है। क्या हो जाती है, जलमग्न, यानी ओवरफ्लो हो जाती है, यानी हर जगह क्या हो जाता है, पानी ही पानी हो जाता है, किस पर, पृथ्वी पर, ठीक है। तो ये आपकी पृथ्वी है और सब जगह क्या हो जाता है, पानी पानी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, और स्थल खंडों पर भी पानी आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बोनिफेरस युग से पहले एक हिमयुग आता है, ठीक है। देखो आपने डायनासोरस का नाम सुना होगा, बहुत सारी मूवीज आपने जैसे जुरासिक वर्ल्ड है तो उसमें देखा होगा डायनासोर्स होते थे, ठीक है। तो डायनासोर्स की जब होते थे तो वो लोग अचानक से गायब कैसे हो गए, हम लोगों के समय में तो नहीं मिल रहे, ठीक है। तो ऐसा अच्छा है ना, वैसे तो ठीक है डायनासोर नहीं है, वरना तो हम अभी तक कब का भोजन बन चुके होते हैं उनका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब कार्बोनिफेरस युग से जस्ट पहले एक युग आता है जिसको बोला जाता है हिमयुग। अभी हिमयुग आया तो यहाँ पर जब कार्बोनिफेरस युग से पहले जब हिमयुग आया ना, तो सब जगह बर्फ जमी हुई थी, यानी ये जो पृथ्वी है ना, ये बर्फ से ढक गई थी, यानी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही है, सूर्य की रोशनी पहुंच ही नहीं रही और बर्फ से ये ढक चुकी है। लेकिन जैसे जैसे आपको पता है अर्थ भी गतिमान रोटेट कर रही थी, अपने अक्ष पर भी, अपनी एक्सिस पर भी, और सूर्य के चारों ओर भी ये चक्कर लगा रही थी। जब ये चक्कर लगा रही थी ना, तो वैसे ही क्या है, सूर्य में भी तो गति बढ़ गई ना, सूर्य में भी अपने अक्ष पर घूमते घूमते आग की लपटें, हीलियम हाइड्रोजन गैस वो निकलने लग गई। तो यहाँ पर क्या है, इसमें जो प्लाज्मा नाम की जो एलिमेंट भी डेवलप हो ही गया था, ठीक है। जो कि 4th एलिमेंट है जो अर्थ पे नहीं पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और आपका जो गैस, ये 3 ही अर्थ पे पाए जाते हैं और प्लाज्मा यहाँ पर पाया जाता है। तो सूर्य के जब चारों ओर जब अर्थ चक्कर लगा रही थी, तो धीरे धीरे जब तापमान बढ़ा ना, यानी सनरेज जब इस पर पहुंची ना पृथ्वी पर, तो क्या हो गया, ये जो यहाँ की बर्फ थी ना, ये पिघल कर किस में कन्वर्ट हो गई, तो आपके पानी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सब जगह ओवरफ्लो हो गई, क्या हो गई, आपकी अर्थ जो है ना ओवरफ्लो हो गई, क्लियर। और जब ओवरफ्लो कब हुई, इस युग में हुई, कार्बोनिफेरस युग के अंदर हुई। तो हिमयुग आया, डायनासोरस खत्म हो गए, बिकॉज बर्फ जब जम गई थी ना, तो वनस्पतियां नष्ट हो गई, तो खाने को कुछ मिलेगा नहीं, तो ये लोग रहकर क्या करेंगे, यानी धीरे धीरे लोग मर गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डायनासोर समाप्त हो गए और कार्बोनिफेरस युग के अंदर जो पृथ्वी ओवरफ्लो हो गई, ठीक है।
उस वक्त की बात कौन कर रहा है, वेगनर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताता है कि इस समय में क्या होता है कि आपका जो है ना अर्थ है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। मतलब ये जो पहले तो ये समझते हैं, पहले तो एक ही पार्ट रहता है, ठीक है, यानी ये यहाँ ये पूरी पृथ्वी जब जलमग्न हुई ना, इसकी बर्फ जमी, तो ये चारों तरफ पानी के रूप में फैल गई, ठीक है, फैल गई। ये बर्फ जो है ना इस स्थल खंड के चारों तरफ पानी के रूप में फैल गई, और इस जो दृढ़ भूखंड का नाम क्या रखा गया, इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया पैंजिया। और इसके चारों तरफ जो जल फैला ना, उसका नाम, उस महासागर का नाम रखा गया क्या, पैंथालासा, ठीक है। अब ये जो पैंथालासा इसके चारों ओर फैल चुका है, लेकिन क्या होता है कालांतर में वेगनर के अनुसार ये जो है ना, ये पूरा जो पैंजिया है इस स्थलखंड का भी दो भागों में विभाजन हो जाता है। जब दो भागों में विभाजन हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ जल की मात्रा यहाँ आ गई, और देखो इनमें जब ये भ्रंश का निर्माण हुआ ना, दोनों पार्ट्स अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड हो गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कुछ भ्रंश ये भी समुद्र में समा गए, और ये जो जल इसके अंतर्गत आया तो इसका नाम रखा गया, इस सागर का नाम रखा गया क्या, टैथिस सागर। इस सागर का क्या नाम रखा गया, टैथिस सागर। अब यहाँ पर जो उत्तरी पार्ट है ना, ये तो क्या कहलाया आपका लोरेशिया, और लोरेशिया मतलब लोरेशिया को एक को नाम दिया गया, और दूसरा नाम कौन सा दिया गया, तो आपके अंगारा लैंड नाम दिया गया, ठीक है। और इसका नाम रखा गया क्या, गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड नाम रखा गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद भी ये प्रोसेस रुकी नहीं, यानी ये महाद्वीपों का जो अभी तो निर्माण हो रहा है, विस्थापन तो बाद में होगा, यानी खिसके के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आगे की प्रोसेस बढ़ती है, और ये पार्ट आपका बन जाता है क्या, आपका नॉर्थ अमेरिका बन जाता है, ठीक है। और ये पार्ट आपका बन जाता है क्या, आपका साउथ अमेरिका बन जाता है। अब यहाँ पर ये पार्ट आपका बन जाता है क्या, ये देखो यूरोप और एशिया, तो ये सटे हुए थे, ठीक है। तो ये बन जाता है क्या, आपका यूरेशिया, यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये पार्ट बन जाता है क्या, आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट बन जाता है, क्लियर। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, ये जो है ना अफ्रीका से ही सटा हुआ था हमारा भारत, ठीक है। तो हमारा इंडिया भी इसी में रहता है, ये जो हमारा इंडिया का प्रायद्वीपीय पार्ट, पूरा भारत नहीं, प्रायद्वीपीय पार्ट यहीं पर रहता है। हिमालय का निर्माण तो बाद में होगा, जब प्रायद्वीपीय भारत ऊपर की ओर खिसकेगा, नॉर्थ ईस्ट साइड में खिसकेगा, तो एशियन प्लेट पर दबाव पड़ेगा इस इंडियन प्लेट का, तब जाकर यहाँ पर हिमालय का निर्माण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिर ये एक पार्ट और बच जाता है, अफ्रीका हो गया। अब ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर एक और किसका निर्माण हो जाता है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हो जाता है, ठीक है। एक और बच गया तो आपका अंटार्कटिका का निर्माण हो जाता है, किसका निर्माण हो जाता है, अंटार्कटिका। और ऐसे ही करके पैंथालासा भी अलग अलग पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिक, इंडियन अलग अलग ओशंस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वेगनर का कहने का मतलब क्या है कि जब ये दोनों पार्ट जब अलग अलग महाद्वीप बने, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो आप समझेंगे, ये पूरा जो पैंजिया था, तो ये पैंजिया के चारों जो पैंथालासा था, मध्य के अंदर आपकी मेडिटेरियन लाइन थी, यानी आपकी भूमध्य रेखा थी, और भूमध्य सागर, चलो ये तो बाद में निर्माण हुआ, लेकिन ये जो भूमध्य रेखा थी, इस भूमध्य रेखा पर आपका नॉर्थ पोल और आपका साउथ पोल भी था। कौन कौन से पोल, यानी कि आपका उत्तरी ध्रुव और आपका दक्षिणी ध्रुव, आपका जो साउथ पोल है ना, ये भी कहाँ पर था, यानी भूमध्य रेखा के आसपास थे। यानी यहाँ पर टेम्परेचर अधिक है, तो मतलब यहाँ पर रेनी सीजन हैवी रेन रहता है, यानी कि आप मानेंगे यहाँ मैं आपका सूर्य बना दूं, तो सूर्य जब मैं बनाऊंगी तो सनरेज कहाँ पर आएगी सबसे ज्यादा, यही तो आती है। तो यहाँ पर क्या है, तापमान अधिक रहेगा, तो जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहां पर क्या होगा, वाटर वेपर ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा मतलब क्या होगा, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर वर्षा ज्यादा हो रही है, और क्लाउड्स बनेंगे, और वर्षा ज्यादा होगी तो वहां पर वनों की कैसी पाई जाती है, सघनता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, वनों में, यानी कि यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नमी की मात्रा भी ज्यादा रहेगी, यानी आर्द्रता जैसी क्लाइमेट यहाँ पर पाई जाएगी। तो वेगनर ये कहता है कि यहाँ महाद्वीपों में जब विस्थापन हुआ ना, ये महाद्वीप बने और ये दूर दूर चले गए, यानी ये दूर जाकर कहाँ, नॉर्थ पोल के सट गया, और ये वाला जाके कहाँ पर आ गया,
साउथ पोल में। तो क्या हुआ, आर्द्रता से ये नॉर्थ पोल किस में कन्वर्ट हो गया, यानी आर्द्रता से यहाँ की जो क्लाइमेट है ना बर्फीली क्लाइमेट में कन्वर्ट हो गई, यानी यहाँ पे टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, कहाँ पर, आपके ध्रुवों पर, और यहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो कहाँ ये सदाबहार वनस्पति रखते थे और कहाँ अब इनको टुंड्रा वनस्पति रखनी पड़ती है, ठीक है। तो इनमें इनकी कोई इच्छा नहीं है ध्रुवों की, लेकिन ये क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की वजह से एक उत्तर में खिसक गया और एक साउथ में खिसक गया, ठीक है। तो ये चीज कौन बता रहा है, आपका वेगनर बता रहा है। देखो यहाँ पर देखेंगे अच्छे तरीके से, मैं बनाती हूँ क्या, आपका ये है क्या, आपका नॉर्थ, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है आपका, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर देखेंगे यह है आपका कौन सा, साउथ अमेरिका, ठीक है। ये कौन सा आ गया आपका, साउथ अमेरिका, ठीक है। ये पनामा नहर से जुड़ा हुआ है, एक बार मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर देखा जाए, ये इसके पास में क्या है, तो ये आपका आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपका यूरोप, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका अफ्रीका, ठीक है। ये आपका इंडिया आ जाएगा, इस प्रकार से आपका एशिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ, ये श्रीलंका है, बाकी सारे साउथ ईस्ट जो आपके एशियन कंट्रीज हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये आपका अंटार्कटिका। तो यहाँ पर देखा जाए ना, वेगनर ये कहता है इन महाद्वीपों में विस्थापन हो गया, जो आपके नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल एकदम यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास थे, जहाँ आर्द्रता थी, वो जब ऊपर की ओर और नीचे की ओर खिसक गए तो किस कहाँ पहुंच गए, ध्रुवों की ओर पहुंच गए, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर क्या हो गया, अब बर्फ जम गई और क्लाइमेटिक चेंजेस हो गए। तो जब क्लाइमेटिक चेंजेस हुए ना, तो उसकी वजह से ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर ने दिया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, तभी तो यहाँ पर इस स्थान पर पहले आर्द्रता हुआ करती थी और यहाँ पर अब क्या है कि बर्फ जमी रहती है। तो क्लाइमेटिक चेंजेस हुए, अब क्लाइमेटिक चेंजेस होने के आधार पर इन्होंने सिद्धांत दिया। अब जब ये इनके सिद्धांत की पुष्टि कैसे होती है कि इनका सिद्धांत जो दिया हुआ सिद्धांत भी सही है या नहीं है। देखो बिग बैंग सिद्धांत सही है या नहीं है, डॉपलर प्रभाव से हमने पुष्टि कर ली, ठीक है, कि प्रकाश उत्पन्न हुआ, प्रकाश की आवृत्ति दूर जाता है तो किस प्रकार से रेड शिफ्ट में चेंजेस हो जाता तारा, ठीक है, या फिर आवृत्ति आपकी कोई वस्तु पास में आती है तो उसकी ध्वनि और उसके प्रकाश में आवृत्ति बढ़ जाती है। लेकिन वेगनर के सिद्धांत और आपके बिग बैंग सिद्धांत की एक और पुष्टि वेगनर का सिद्धांत भी करता है कि महाद्वीपों में गति हुई है, इट मींस एक विस्फोट तो हुआ था, क्योंकि ब्रह्मांड में गतिशीलता है तभी तो महाद्वीपों के अंतर्गत भी गतिशीलता पाई जाती है, तभी तो आपका जो ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत वाला पार्ट जो है नॉर्थ ईस्ट में खिसक कर कहाँ चला गया, एशियन प्लेट के टकराकर इंडिया, ये प्रायद्वीपीय भारत एशियन प्लेट से सट गया, ठीक है। ये चीज इसी के सिद्धांत के अनुसार पुष्टि होती है। तो अब ये सिद्धांत सही है या नहीं है, इसका अपन इसको प्रमाणीकरण कैसे करें, ठीक है। तो देखो एक तो आपका है जिग्सा फिट, ठीक है, जिग्सा फिट के माध्यम से ये प्रमाणिक होता है। कैसे, अगर इनको फिर से सटाया जाए यानी इनको अड़ाया जाए तो ये वाले पार्ट्स अगर इनमें मिमिक्स किए जाए तो क्या ये एग्जैक्ट मिल जाएंगे, राइट टाइम मिल जाएंगे। भाई आपको देखने से पता चल रहा है कि साउथ जो आपका अमेरिका है ये आपके पश्चिमी अफ्रीका से सट जाएगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट इसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है जिसका प्रमाण वेगनर भी नहीं दे सकता, तो इसका प्रमाण शायद हम लोग दे सकते हैं। कैसे, जब वही पेंजिया आपका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना था तो भ्रंशों की उत्पत्ति हुई थी, तो तब कुछ पार्ट्स जब महासागर में समा गए थे ना, जो कटक के रूप में निकलते हैं, तो हो सकता है ना वो पार्ट नीचे धंस गया, जो द्वीपों के रूप में निकलते रहते हैं समय समय पर, ठीक है, तो ये चीज भी हो सकती है। और एक चीज और है, यहाँ पर क्या है, लेमिंग इंग्लैंड को तो भूल ही गया, तो यहाँ पर क्या है, लेमिंग नाम की क्या है एक प्रजाति पाई जाती है। तो यहाँ की सरकार क्या करती है, यूरोप की सरकार लेमिंग प्रजाति को मारने के लिए, यानी इनकी संख्या बढ़ जाती है तो इनको मारने के लिए एक अभियान चलाते हैं। तो ये अपने बचाव के लिए किसकी तरफ भागते हैं, ये भागते कहाँ, पश्चिम की तरफ भागते हैं। अब बेचारों को क्या पता है कि भाई अमेरिका तो खिसक कर कब का उधर चला गया है या फिर यूरोप खिसक कर इधर आ गया है, पर ये लोग क्या करते हैं, ये इस बहाने कि हम लोग स्थलखंड तक पहुंच जाएंगे, लेकिन बेचारे अटलांटिक महासागर या फिर अंध महासागर में डूब जाते हैं, ठीक है। तो इनके दिमाग में, यानी इनके दिमाग में कहीं ना कहीं जेनेटिक प्रभाव है कि इस साइड में हमारे लिए
पंजाब के लिए क्या है, पहाड़ है, जो कि रॉकीज पर्वत यहाँ पर है, एंडीज यहाँ पर है, लेकिन इस रॉकीज पर्वत तक पहुंचते पहुंचते लेकिन ये बीच में महासागर में गिर जाते हैं, ठीक है। एक तो ये पुष्टि होती है। दूसरी चीज ये, यहाँ पर आपको पता है ब्राजील है, तो ये आपका साउथ अमेरिका कंट्रीज और आपके जो अफ्रीकन, जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है, यहाँ पर भी कैमरून वगैरह आपका जो देश है, यहाँ गैबन है, साउथ अफ्रीका है, तो यहाँ पर क्या है, सोने के निक्षेप पाए जाते हैं। तो आपके पश्चिम वेस्ट अफ्रीका में सोने के निक्षेप पाए जाना और ईस्टर्न साउथ अमेरिका में सोने के निक्षेप पाए जाना, मतलब यहाँ जब ये एक स्थान पर थे तभी तो यहाँ पर सोने के निक्षेपों की प्रधानता पाई जाती है। और एक पुष्टि और होती है कि आपका इंडिया प्रायद्वीपीय भारत जो आपका था वो अफ्रीका में सटा हुआ था, तो आपके प्रायद्वीपीय भारत में और साथ में यानी कि आपके गुजरात में और साथ में यहाँ आपके अफ्रीका के अंदर यानी ईस्टर्न अफ्रीका में बब्बर शेर की प्रधानता पाई जाती है, तभी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। मतलब ये एक समय पर यहाँ पर था, इसका ये प्रमाण प्रस्तुत करता है। और एक चीज ये, आपके इंडिया के अंतर्गत हमारे राजस्थान में खारका मरुस्थल है, ठीक है, डेजर्ट एरिया, और वही आपके डेजर्ट एरिया कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है, तो आपके अफ्रीका में पाया जाता है। तो बहुत सारे प्रमाण किसके पक्ष में भी आते हैं, वैगनर के पक्ष में भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप सभी का क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बिग बैंग थ्योरी हमने पढ़ ली है। इसके अलावा देखो एक व्यक्ति और है जो ब्रह्मांड से संबंधित कुछ कहता है, उसमें है केपलर का नाम प्रमुख आता है, ठीक है। तो केपलर अगर पूछा जाए तो केपलर के बारे में बता सकते हैं कि इसने भी क्या बताया था, ग्रहों में गति के बारे में इसने भी बताया कि ग्रहों में गति हो रही है, ठीक है। बाकी तो कुछ और अन्य महत्वपूर्ण नहीं है। और भूगोल से संबंधित कुछ बुक्स है, उनके नाम्स में लिखवा दूंगी, अदरवाइज आपको नोट्स में मिल जाएंगे, जैसे सिद्धांत शिरोमणि है, भास्कराचार्य ने लिखी, आर्यभट्ट ने लिखी, ठीक है। इलियड एवं ओडिसी होमर द्वारा रचित है। इसके अलावा आपका ज्योग्राफिकल है वो स्ट्रेबो ने लिखी है, ठीक है। द ज्योग्राफी है, और इसके अलावा बहुत सारी बुक्स है, ज्योग्राफी ऑफ द पीस है, ये भी ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक है, स्पाइकमैन ने लिखी है। और एंथ्रोपोज्योग्राफी है आपकी फेडरिक रेटजेल ने लिखी है। कॉस्मोस आपके अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने लिखी है, ठीक है। और किताबुल हिंद है यानी भारत का भूगोल है, वो आपके अलबरूनी ने लिखी। किताब किताब सूरत अल अर्द है, वो आपके अल ख्वारिज़मी ने लिखी है, ठीक है। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आपके भूगोल से संबंधित है, तो उनके वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। बाकी और कुछ है नहीं। देखो ये ब्रह्मांड से संबंधित जो सिद्धांत थे ना, वो तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का समय ध्यान रखना है 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन उसके बाद में क्या है, हमारे सौरमंडल। अब सौरमंडल के साथ साथ ही एक चीज की किसकी उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो पृथ्वी की और सौरमंडल की जो उत्पत्ति है ना, यानी सौरमंडल मतलब सूर्य की नहीं, सूर्य से जब अन्य ग्रह निकले ना, यानी पृथ्वी के साथ साथ अन्य और ग्रह निकले, ठीक है। तो उनकी उत्पत्ति कब हुई थी, तो आपके 4.5 अरब वर्ष पूर्व। तो पृथ्वी का जन्म पूछा जाए तो 13.7 मत बता देना, 4.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और यहीं से क्या है, किनका निर्माण हो गया, स्थान, समय और वस्तु का निर्माण, ठीक है। तो ध्यान रखना है, समय का प्रारंभ पूछा जाए कब से हुआ, तो आपके पाषाण काल से नहीं हुआ है। पाषाण काल तो तब से है जब मनुष्य की अवस्थिति का हमें पता चलता है, ठीक है। फिर मनुष्य की अवस्थिति के बाद में मनुष्य ने जो कैलेंडर डिसाइड किया, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग मानते हैं, तो वो समय का प्रारंभ नहीं है तब से तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था कि 1 ईस्वी को हमने ईसा मसीह का जन्म माना और तब से हम लोग कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं। तो आज 2025 है वो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। समय का प्रारंभ हुआ था कब, आपके 4.5 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। तो ये बात आपको एकदम पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सौरमंडल और पृथ्वी से संबंधित कुछ थियरीज हमने पढ़ी, लेकिन सौरमंडल की जो एग्जैक्ट थियरी है ना कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इससे संबंधित भी बहुत सारी थियरीज है, जैसे जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना है, इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना है, निहारिकाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी आपकी आकाशगंगा है ना जो सौरमंडल जिसमें समाहित रहता है, तो आकाशगंगाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ठीक है। तो ये बाकी और भी बहुत सारी सिद्धांत है, परिकल्पनाएं जो कि हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और अच्छे से आप लोगों की स्टडी चल रही होगी।
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो अपने सिबलिंग्स के साथ में, कजिन्स के साथ में शेयर कर देना है। धन्यवाद।